बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक ऐसा फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषय आपके लिए लेकर आते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा होती है विशेषज्ञ मेहमानों से। साथ ही इस कार्यक्रम में आप भी अपने सवालों के साथ अलग अलग माध्यमों के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा समेकित कृषि प्रणाली। इसके साथ ही हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में। महत्वपूर्ण विषय है ये हर किसान के लिए, और ऐसे में इन विषयों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं जो कि इन विषयों से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर ले हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। आपको बता दें कि टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान इस बात का ध्यान जरूर रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सवाल भेजने के साथ ही अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। आगे बढ़ते और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर DV सिंह। आप प्रोफेसर हैं कीट विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर MC मीना। आप प्रधान वैज्ञानिक है मृदा विज्ञान एवं कृषि विभाग में, IRI पूसा, नई दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं, और जैसा कि हमारा आज का पहला विषय है समेकित कृषि प्रणाली, तो डॉक्टर DV सिंह आपसे विस्तार से हम समझना चाहेंगे कि समेकित कृषि प्रणाली से हम क्या समझे, क्या है इसकी परिभाषा। समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं, साल भर इनकम पाएं। जी। समेकित कृषि प्रणाली वो विधा है जिसमें हम कृषि के साथ 2 या 2 से अधिक घटकों का समावेश करके और फिर हम कृषि का कार्य करते हैं। ये सिर्फ इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारी जोत घटती जा रही है। उसके कई कारण हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से या हमारे उसमें ज़मीनों का बंटवारा होने की वजह से औसत किसानों के पास लगभग 2 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन है। जो हमारे मार्जिनल और छोटे किसान हैं वो लगभग 2 हेक्टेयर की जोत ही रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि वो उसमें एक ही फसल का उत्पादन करेंगे तो उन्हें उतनी अच्छी आमदनी नहीं मिल सकती। इसलिए समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत इसके कई घटकों का समावेश करने के लिए उन्हें सलाह दी जाती है। जैसे इसी खेती के साथ मशरूम की खेती, मशरूम के अलावा वो मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, पशुपालन इत्यादि का समावेश करके अगर इसका कार्य करते हैं तो उन्हें अधिक मुनाफा होगा, क्योंकि इसका सिद्धांत है किसी एक इकाई का वेस्ट दूसरी इकाई में लागत के रूप में काम करता है, और किसी भी इकाई में अगर लागत को हम कम करने में कामयाब हो जाएं तो हमारी आमदनी अपने आप बढ़ जाती है। इस प्रकार से जो हमारी इकाई है वहाँ पर जो खाली जमीन पड़ी हुई है उसे हम इस्तेमाल करते हुए उसके साथ कोई चीज इसमें से जो लगभग 15-16 प्रकार की अपने देश में विधाएं हैं, घटक हैं, जिनमें से किसी का समावेश अगर हम कर लेते हैं
तो हम बिल्कुल, तो अधिक विस्तार से उत्पादन जानेंगे प्राप्त कर कौन सकते कौन हैं। से घटक है, कैसे इनका समावेश किया जाता है और इस दौरान किन सावधानियों को भी बरतना जरूरी है ताकि नुकसान ना हो बल्कि मुनाफा हो। तो इन बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या 86% के आसपास है। हर तोड़ मेहनत के बावजूद खेती से इन्हें कोई खास कमाई नहीं हो पाती है। यही वजह है कि बहुत सारे किसानों का कृषि से मोह भंग हो रहा है। हालांकि मोह भंग कोई स्थायी समाधान नहीं है। असल समाधान समस्या का हल तलाश करना है। समेकित कृषि प्रणाली बेहतर हल साबित हो सकता है। ये ऐसी प्रणाली है जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और कृषि वानिकी को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा फल और सब्जी उत्पादन भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी मुख्य खेती से जुड़े व्यवसाय हैं और एक दूसरे के पूरक भी। मिसाल के तौर पर पशुपालन से किसान को प्राकृतिक खाद मिल जाती है और खेती से पशुओं के लिए चारा। इसी तरह मधुमक्खियाँ फसलों में परागण को प्रोत्साहित करती हैं और उत्पादन बढ़ाती हैं। दरअसल हमारे देश में किसानों को आमतौर पर एक ही तरह की फसलें बार बार बोने की आदत है। इससे मिट्टी में खास तरह के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और उसकी उपजाऊ शक्ति पर असर पड़ता है। समेकित खेती में चूंकि फसल चक्र और फसल विविधीकरण का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए इसमें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। साथ ही बीमारियों और कीटों की संभावना भी कम हो जाती है। जाहिर है इससे लागत कम और आय बढ़ जाती है। इसके अलावा किसान को 12 महीने कमाई होती रहती है, कभी सब्जियों से, कभी फलों से, कभी मधुमक्खियों से, कभी मछलियों से और कभी पशुपालन से। जी हाँ, तो रिपोर्ट देखिए आपने समेकित कृषि प्रणाली पर और इसके बारे में हम विस्तार से आगे समझेंगे। लेकिन आइए बात करते हैं अब मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में। डॉक्टर मीणा, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम मृदा स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कैसे जाना जाए कि जो मिट्टी है इसकी सेहत अच्छी है और अच्छे फसल उत्पादन के लिए इसका क्या महत्व है? बिल्कुल किसान भाइयों, जैसा कि आपने अभी एक जो रिपोर्ट देखी उसमें जो बताया गया कि हमारी जैसे कुछ कृषि प्रणालियां हैं, चाहे फसल आधारित है, चाहे हमारे प्रबंधन आधारित हैं, या जो हम जो बरसों से जो क्रियाएं कर रहे हैं, यदि हम वो एक जैसी करते रहें तो हमारे मृदा स्वास्थ्य पे एक समय के बाद उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और उसका आकलन एक सीधा सीधा ऐसे आका जा सकता है अपनी भाषा में, जैसे हमारी कार्य करने की क्षमता अपने स्वास्थ्य को दिखाता है। ऐसे ही हमारी जो मृदाएं हैं इनका भी एक कार्य करने की क्षमता है कि हमारे एक अच्छा पौधा वो ग्रोथ डेवलप करें, उसका एक अच्छा प्रोडक्शन पोटेंशियल उसका है उतना हमें प्राप्त हो। यदि कहीं कहीं इस चीज़ में आपको कमी देखने को मिल रहा है तो वो एक सीधा इंडिकेशन आपको दे रहा है कि कहीं न कहीं हमारी मिट्टियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अब इसका आधारित पे, मतलब ये तो एक मोटा मोटी बात है, लेकिन इसका आकलन करने के लिए हमारे देश में हर जिला स्तर पर प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। और वो प्रयोगशालाओं में आप जैसे अपन अभी सभी किसान भाइयों को जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो मिला उसमें यही उसका आकलन किया गया है कि हमारी मृदाओं में कोई तरह का विकार समय के साथ कुछ उत्पन्न हुआ है या नहीं हुआ है, उसका उसमें आकलन किया है। फिर जितने भी हमारे जैसे कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की पौधों को आवश्यकता होती है, तो उनकी उपलब्धता उनके जो मिट्टियों में किस मात्रा में है, यदि वो कम मात्रा में है या कई कई जैसे स्थानों पे कोई स्पेशक, जैसे हम फास्फोरस की बात करें तो बहुत अधिक मात्रा में वो बिल्डअप हो गया है। तो ये सब आकलन हम मतलब हमारा जो मृदा परीक्षण है उसके आधारित पे हम करते हैं। और जैसे हमारा उस किसान भाई अभी तक उसका हिस्ट्री में क्या क्या वो क्रॉप लिया, आगे अभी जैसे समेकित में हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि अपन उनको जैसे सबको मिक्स करके आपका जैसे सीरियल है, आपका जैसे पल्सेस हैं, ऑयल सीड हैं, आपका एनिमल्स आधारित हैं। यदि कोई भी किसान भाई इस चीज़ को लगातार करता रहा है तो मृदा स्वास्थ्य पे कभी भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं देखा गया है। बिल्कुल, तो विस्तार से जानेंगे कि किस तरह से मृदा स्वास्थ्य जो है उसका ध्यान रखा जा सकता है, उसकी जांच की जा सकती है और उसे बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इन विषयों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर।
फसल उत्पादन में मिट्टी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल और सही फसल चक्र न अपनाने के कारण हमारी मिट्टी लगातार कमजोर हो रही है। यही वजह है कि बहुत से किसान ज्यादा उपज लेने के लिए और ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जहरीले रसायन फसलों को भी प्रदूषित कर रहे हैं और पर्यावरण को भी, यहाँ तक कि इनका असर अब हमारी सेहत पर भी पड़ने लगा है। ऐसे में मिट्टी की सेहत को बनाए रखना बेहद जरूरी है और ये काम मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के जरिए किया जा सकता है। हमारी सरकार इस तरह के प्रबंधन पर काफी जोर दे रही है। खुद प्रधानमंत्री स्वस्थ धरा तो खेत हरा का नारा दे चुके हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन सतत कृषि मिशन का हिस्सा है। इस मिशन के हस्तक्षेपों में से मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण घटकों में शामिल है। इस घटक का लक्ष्य सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन, भूमि क्षमता पर आधारित जमीन का उचित उपयोग, उर्वरकों का न्याय संगत इस्तेमाल और मिट्टी कटान को कम से कम करना है। इसके अलावा ये फसल विशेष के आधार पर मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी बल देता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की अहम कड़ी है। इसमें मिट्टी के नमूने लेकर प्रयोगशाला में उनकी उर्वरता जांची जाती है और फिर किसानों को कार्ड जारी करके बताया जाता है कि उनकी मिट्टी में इस पोषक तत्व की कितनी कमी है। काम तेजी से हुआ है और 2 चरणों के दौरान देश भर में 22 करोड़ से भी ज्यादा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। था कि मृदा स्वास्थ्य खराब होने का के एक ही कारण है, वो है रसायनों का ज्यादा इस्तेमाल। क्या हम ये समझे कि रसायनों का अगर इस्तेमाल हम कम या फिर लिमिट में करेंगे तो मृदा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, या फिर मृदा स्वास्थ्य खराब होने के और भी कारण होते हैं जिन्हें किसान नहीं जानते रसायनों के अलावा, तो उनके बारे में बताइए। थैंक यू। बिल्कुल विपिन जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। आइए इसका जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर मीना। हाँ विपिन जी, जैसा अभी आपने रिपोर्ट ब्रीफ में देखा, उसमें जैसा एक तो रसायन एक कारण है, लेकिन साथ साथ जैसे आपका फसल चक्र आप किस तरह का ले रहे हैं, फिर जैसे किस किस तरह की फसल ले रहे हैं उनके अनुरूप आपकी जैसे उर्वरक का है, जैसे उसमें दोनों हैं आपका रासायनिक और जैविक। जहाँ पे भी किसान भाइयों ने दोनों का समावेश किया है, जैसे रासायनिक और जैविकों का, वहाँ पे कम से कम मतलब हमारा नकारात्मक प्रभाव देखा गया है, जितनी भी अपना रिपोर्ट जो सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा जनरेट हुआ। और जैसे और कारण हैं, जैसे आपका कहीं यदि मतलब अभी मृदा कटाव की बात करें, ये भी एक कारण है। आप यदि सही से उसका प्रबंधन नहीं कर रहे, मिट्टी का स्लोप है और बारिश के कारण कभी कभी, या जैसे हल्की मिट्टियाँ हैं तो हवाओं के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती हैं, तो उससे जो ऊपर का हमारा उपजाऊ जो भाग है मिट्टियों का, वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित होने से भी उसका स्वास्थ्य खराब होता है। तो ऐसा नहीं है कि ओनली रसायनी, इसका हमारा जैसे प्राकृतिक हमारी संपदा है, वहाँ क्या क्या है, जैसे कितना वेजिटेशन वगैरह हैं, ग्रासेस हैं, ट्रीज हैं, प्लांटेशन वगैरह हैं, ये सब मतलब अभी जैसे हम कहते हैं ना डिफॉरेस्टेशन, भाई हमारे पेड़ों की बहुत अधिक मात्रा में कटाई हो रहा है, तो उससे भी हमारी जो मिट्टियों पे है जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा हमारे जैसे पशुओं का, अभी समेकित में डॉक्टर सिंह साहब ने अच्छे से बताया कि हम जैसे पशुओं का रखरखाव यदि हमारे फसलों के साथ नहीं रखते हैं, तो वो भी एक इसका कारण है कि हमारे मिट्टियों पे केवल और केवल रासायनिक उर्वरकों का बोझ बढ़ता जाएगा और उसका नकारात्मक प्रभाव देखा जाएगा। जी बिल्कुल। तो विपिन जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या वजह हो सकती है मृदा स्वास्थ्य के खराब होने की, और बहुत ज़रूरी है कि जो मृदा का स्वास्थ्य है वो अच्छा हो, और इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड का होना बेहद ज़रूरी है, जिसके बारे में आगे हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए हेलो किसान कार्यक्रम में यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे।
अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम समेकित कृषि प्रणाली और इसके साथ ही मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल भी भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। नरेश कुमार जी राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो नरेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी। हाँ मैडम, नरेश जी आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया अपना सवाल दोहरा दें और नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें। जी बताएं। हेलो जी नरेश जी, अपना सवाल कृपया दोहरा दें। नरेश जी आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है। आपसे गुजारिश होगी कि कृपया आप नेटवर्क क्षेत्र में आए और नेटवर्क क्षेत्र में आकर हमसे बात करें। अगर आप एक बार फिर से अपना सवाल दोहराना चाहेंगे तो कृपया दोहरा दें। हेलो जी। अभी साहब सवाल जी बताएं। मेरा सवाल ये, कोई फसल जी कोई भी फसल लगाते हैं बढ़वार अच्छी नहीं हो पाती है। जी मैडम, जी 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 डॉक्टर मीणा क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? हाँ, जैसा कि नरेश जी का मैं देख पा रहा हूँ, वो सालासर राजस्थान से बात कर रहे हैं और यहाँ पे एक्चुअली क्या ना, मिट्टियों का जैसे हम कहें सबसे अधिक जो है रेतीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं जी। और इनकी जो धारण क्षमता है, चाहे हम पानी की बात करें, चाहे पोषक तत्वों की बात करें, चाहे हमारा जैसे जीवाश्म की बात करें, हम जो जैविक कार्बन की बात करें, तो ये सब बहुत ही कम मात्रा में है। तो इससे क्या है ना कि जो पौधों की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत, उनको जो पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है, चाहे पानी की रिक्वायरमेंट है, वो पूर्ति नहीं हो पाती। तो ये कोई भी फसल लगाएं तो उसका मतलब उनको पूरा उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। तो इनसे नरेश जी से मेरा निवेदन है कि इनके जैसे मिट्टियाँ हैं तो कोशिश करें कि जैसे रेतीलापन को कम करें। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे इनके पास में यदि कोई पॉन्ड है या लेक है, उसकी जो मिट्टियां हैं उसमें क्या ना क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जी, तो उसको यदि थोड़ा थोड़ा करके उसमें अपने खेतों में मिक्स करें तो क्ले परसेंट ये बढ़ेगा। क्योंकि वैसे टेक्सचर को हम बदल नहीं सकते, लेकिन आप मिट्टियों में ऐसे बहुत किसान भाइयों ने के यहाँ पे किया और उससे उसका क्या है ना कि उसका जो पोषक तत्व की जो उसकी धारण क्षमता है या पानी की धारण क्षमता है, ये सबको बढ़ा के हम उसकी उपजाऊपन बना सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो नरेश जी उम्मीद है कि इस सुझाव पर ज़रूर आप अमल करेंगे और अपने जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाने के लिए ये उपाय करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। हरी सिंह जी कपूरथला पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरी सिंह जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, बताएं। डॉक्टर साहब जी, मिट्टी के छोटे तत्वों की जांच करानी है और ये जो सैंपल है कितनी डूंगाई से लेना चाहिए और कहां से इसकी जांच कराएं, इसके बारे में थोड़ा बताया जाए जी। हाँ, जैसा जी हरी सिंह जी जैसे पंजाब से बोल रहे हैं, देखो आपके हरी सिंह जी हर जिला स्तर पर एक लैब है, फिर भी आपको वहाँ पे दिक्कत है तो आपके नज़दीक में लुधियाना में जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वेल एस्टेब्लिश्ड लेबोरेटरी है। तो जैसे आपने बोला कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की आप जांच कराना चाहते हैं, दूसरा आपका था कि नमूना कैसे लें। तो जैसा आपका है, देखो ज़्यादातर किसान भाई क्या नमूने पे थोड़ी गलती कर बैठते हैं। इनको क्या, जैसे आपका बॉर्डर जो भी आपका 3 आपको उसके कारक देखने हैं मिट्टी के। पहला उसका कलर देखना है, दूसरा उसका स्लोप देखना है खेतों का, और तीसरा कणाकार।
यदि ये तीनों में एक जैसा है, सिमिलरिटी है, तो आप 1 हेक्टेयर तक का भी एक सैंपल ले सकते हैं। यदि आपको इसमें वेरिएशन लगता है, अलग अलग तरह का लगता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना खेतों का डिवीजन करना है और जो सिमिलर है उससे एक सैंपल उठाना है। और सैंपल उठाने का तरीका जो आप बॉर्डर 2-2 मीटर सभी तरफ से बॉर्डर छोड़ना है। कहीं भी कोई बिल्डिंग है या कंपोस्ट पिट है या अपना ट्यूबवेल है, उसके पास से नहीं लेना है, वहाँ से भी 2 मीटर आपको हटना है। इसके साथ जितना ओपन एरिया है उसमें से आप 15 से 20 जगह जो सीजनल फसल उगाना चाहते हैं तो उसके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ का सैंपल ले सकते हैं। अब ये आप यदि हॉर्टिकल्चर में जाना चाहते हैं तो उसका सैंपल का जो डेप्थ है वो प्रोफाइल लेना होगा। आप 1-1 मीटर के गड्ढे बनाने हैं और उसके 3 भाग करने हैं। जैसे पहला भाग 0 से 30 सेंटीमीटर का होगा, दूसरा आपका 30 से 60 होगा और तीसरा 60 से 90। तो ऐसे करके आप नमूना लेके आप अपने नज़दीकी कहीं भी जिला स्तर पर और या अपना जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे सॉइल विभाग में आप जाके अपना सैंपल सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए आप जांच करा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हरी सिंह जी, जाना आपने विस्तार से कि किस तरह से जो मिट्टी है उसके नमूने लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ मिट्टी के सेहत को सुधारने के लिए इसमें जो गेहूं की कटाई हो जो नराई होती है तो आग लगा देते हैं, सेहत बिगड़ती है और उसको हम मिट्टी की गर्मी में सिंचाई किस प्रकार से करें जिससे हमारी सेहत अच्छी हो और हमें फसल कैसे अपनाएं। जैसे कुछ हमारी दलहनी सब्जियां होती है नाइट्रोजन करती है, जी जी, वो कैसे अपनाएं जिससे हमारी सेहत ठीक रहे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। आइए जानते हैं, डॉक्टर मीना बताएं। हाँ, नंदस्वरूप जी जैसे बता रहे हैं कि अभी जैसे गेहूं का हार्वेस्टिंग होने के बाद जो रेसिड्यू वगैरह का उनके यहाँ काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो रहा है जी। देखो, इसके लिए हमारे पूसा ने एक पूसा डिकम्पोजर नाम से हमारा जो कंसोर्शिया एक डेवलप किया गया है जी। उसका जैसे वो मतलब गेहूं का हो, धान का हो या कोई भी जो क्रॉप रेसिड्यू का पार्ट है उसको गलन के लिए बहुत कारगर है, वो आसानी से उसको गला सकते हैं। तो ये जो पूसा डिकम्पोजर है उसका मतलब स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहे हैं फसल चक्र का कैसे हम उसको कराएं। देखो, जैसा अपन अभी ज़्यादातर इनके जो एरिया है ज़्यादातर सीरियल बेस पे है, इसमें हमको कोई न कोई लेग्यूम लेना चाहिए। अभी यदि जैसे मान लो आप खरीफ और रबी में नहीं कर सकते तो हमारा जो समर में यदि पानी की उपलब्धता है तो अभी आप मूंग की फसल आप उगा सकते हैं और उसमें कोई इनपुट की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपने खरीफ और रबी में डाला उसी का जो रेसिडुअल इफेक्ट उसमें है, इम्पैक्ट है, मतलब न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, उसी के आधार पे आप बहुत अच्छा मूंग की फसल उगा सकते हैं, जिससे एक फसल चक्र में आपका लेग्यूम का इंक्लूजन हो जाएगा और उसके साथ साथ वो क्या ना जो दूसरे आपके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उनको कम करेगा, साथ ही जो वातावरणीय जो हमारा नाइट्रोजन है उसको भी वो एकत्रित करेगा, मिट्टियों की उपजाऊ शक्ति बढ़ाएगा। और जब उसमें मूंग में जब वो पॉड पिकिंग हो जाए तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि उसका जो रेसिड्यू पार्ट है उसको मिट्टियों में ही दबा दिया जाए, तो आपका साथ साथ एक ग्रीन मैन्योरिंग का भी एक काम हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो नंदस्वरूप जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर देवी सिंह, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपने अपनी चर्चा के दौरान हमें शुरू में बताया कि किस तरह से जो अलग अलग घटक होते हैं कई बार एक दूसरे के पूरक साबित होते हैं। किसी एक घटक का अगर अपशिष्ट है, अवशेष है, तो वो दूसरे घटक के काम आ जाता है। मैं चाहूँगी कि उदाहरण के माध्यम से आप हमें समझाएं कि ये किस तरह से काम करता है। जैसे पशुपालन को ले लें जी। पशुपालन में अगर हमारे पास डेयरी है तो डेयरी का गोबर जो होता है वो हमें चाहे फसल उत्पादन के लिए हम खाद के रूप में उपयोग कर लें, चाहे अगर हम मत्स्य पालन कर रहे हैं तो उसमें भी एक वर्ष में 15 से 20 टन गोबर की खाद को हम 12 किस्तों में बांट करके और इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारी फसल का उत्पादन हो जाता है तथा जो फसल
उत्पादन हो रही है उसको हम डेयरी में जानवरों को जो हमारा कुछ ग्रेडिंग करके जो खराब अनाज होता है उन्हें खिलाने के लिए दाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से जो एक इकाई के लिए बेकार उत्पाद है जैसे गोबर, वो दूसरी इकाई में लागत के रूप में काम कर रहा है। अब इसी गोबर को अगर मछली पालन में हम उपयोग करते हैं तो उससे अगर हम ये देखना चाहें कि क्या फ़ायदा हो रहा है तो 1 हेक्टेयर में जब हम ये 12 किस्तों में बांट करके 15 से 20 टन गोबर की खाद को इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम पहली किस्त डालने के बाद यदि चाहें तो अपने तालाब के पानी को छान लें। 50 लीटर पानी को छानने के बाद एक प्लैंकटन नेट होता है, उसमें आप देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब लगी हुई होती है उसमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का निशान बना होता है। उसमें जंतु मूल के भोजन जो मछली के लिए उपयोग होते हैं और वनस्पत मूल के भोजन जो मछली के लिए बहुत रुचिकर होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं उस टेस्ट ट्यूब में। अब उस टेस्ट ट्यूब में चाहे आप साधारण नमक 1 ग्राम डाल दें, चाहे आप उसमें ये फार्मेलिन की 20 ड्रॉप डाल दें। आप देखेंगे जो प्राकृतिक भोजन है, जो बहुत रुचिकर भोजन होता है मछलियों का, जिसे मछलियां बहुत चाव से खाती हैं, जैसे हम लोग खाने के साथ 1 चम्मच घी मिल जाए तो बहुत अच्छे से खाते हैं, उसी प्रकार मछलियां इस प्राकृतिक भोजन को ग्रहण करती हैं। और यदि ये भोजन 2 सेंटीमीटर तक उस टेस्ट ट्यूब में है तो हमें बाहर से जो परिपूरक आहार देना पड़ता है, जिसमें हमें अलग से लागत लगानी पड़ती है, उसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से एक इकाई का जो बेकार उत्पाद है दूसरी इकाई में लागत के रूप में काम कर रहा है और हमारी लागत कम हो जाती है और आमदनी बढ़ जाती है। बिल्कुल। इसी तरह यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा डॉक्टर सिंह, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। आनंद प्रताप सिंह जी गोंडा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आज के दौर में मृदा स्वास्थ्य परीक्षण तो बहुत आवश्यक ही है, लेकिन इसके लिए खास बात ये है कि जो हमें सैंपल लेके जाएं उस सैंपल खेत से कितने ऊंचाई 1.5 फुट 2 फुट, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। जी जी डॉक्टर मीना बताएं नमूने के बारे में एक बार फिर से जानकारी चाहते हैं। आनंद प्रताप जी जैसे कह रहे हैं, हमने अभी बताया कि जैसे हम फसलों को 2 भाग में बांटिए मोटा मोटा। एक वो फसलें जो एक सीजन में अपना जीवन काल पूरा कर लेती हैं, जैसे अपने जितने भी जैसे सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड हैं, ये क्रॉप क्या है ना एक सीजन में अपना लाइफ साइकिल पूरा करती हैं। तो इनके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर या अपन कहते हैं 6 इंच का सैंपल अपन को आवश्यकता रहता है। दूसरी हैं अपनी जो पेरिनियल जो कई वर्षों तक चलती हैं, जैसे बागवानी की फसलें हैं या मेडिसिनल प्लांट हैं, उनका क्या है ना कि जैसे एक बार आपने फसल आपने लगाने के बाद वो 10 साल 5 साल 20 साल उसका अलग अलग टाइम के लिए वो चलती है जी। तो इसके लिए आपको प्रोफाइल सैंपल लेना होता है। जैसे आपने बताया कि आपको 1-1 मीटर के गड्ढे बनाने हैं, लेकिन बॉर्डर और ये सब को छोड़ना है, जैसे पहले हमने जो गाइडलाइन बताया, और उसके 3 भाग बनाने हैं। पहला भाग आपका 0 से 30 सेंटीमीटर का होगा, दूसरा 30 से 60 होगा, और दूसरा 30 से 60 और तीसरा 60 से 90। तो ऐसे करके उसके 3 सैंपल बनेंगे। और एक और किसान भाई इसमें विशेष ध्यान दें, जब हम प्रोफाइल खोदते हैं तो उस टाइम कहीं यदि किसी लेयर पे कहीं हार्डनेस आ रहा है, मतलब एक कठोर परत आ रहा है, या कोई ग्रेवल्स आ रहे हैं, या कोई कैल्शियम कार्बोनेट जैसे वाइट पत्थर छोटे छोटे आ रहे हैं, इन सब का भी ऑब्जर्वेशन वो लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेबोरेटरी के टेस्ट में ये चीज़ नहीं आती है, लेकिन हार्ड पेन है और आपने कहा कि हमने तो मिट्टी भी टेस्ट कराया, लेकिन प्लांटेशन करने के बाद क्योंकि उस टाइम वो पिट बनाते नहीं है, ऊपर 1 फीट गड्ढा बना के वो पौधा खड़ा कर देते हैं। उससे क्या होता है 2 साल के बाद उनका पौधे की बढ़वार रुक जाती है। तो वो इसलिए कि क्योंकि नीचे कोई न कोई हर्डल होती है, हड़पन होती है, तो इसका भी वो ध्यान रखें। जब सैंपल लें तो ये फिजिकल ऑब्जर्वेशन भी उनको जो सैंपल है उसके साथ प्रयोगशाला को देना चाहिए, जिससे जब वो एक्सपर्ट है आपको परामर्श लिखेगा आपके जो रिपोर्ट के आधारित पे, तो वो उसको भी शामिल करके आपको एक व्यवस्थित ढंग से आपको परामर्श करेगा जी। तो आनंद जी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि हम समेकित कृषि प्रणाली की बात करें, उसमें कई तरह के घटक जो है इन्हें शामिल किया जाता है, तो हर एक घटक जो है उसके प्रबंधन के अपने तरीके होते हैं। तो किसान अगर इनकी जानकारी चाहता है, प्रशिक्षण लेना चाहता है, तो क्या अलग अलग तमाम घटकों की प्रशिक्षण उन्हें लेने पड़ेंगे, या फिर समेकित कृषि प्रणाली के लिए भी कुछ प्रशिक्षण ऐसा दिया जाता है जिसमें उन्हें कई घटकों की जानकारी मिल जाती है?
केवल एक जगह उन्हें जाना होगा जी, जहां उनका अपना जिला है, उस जिले में अगर कोई ICAR का संस्थान है या राज्य सरकार का कृषि विश्वविद्यालय है, या जैसे दिल्ली में है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, मेरठ में है जैसे भारतीय फसल प्रणाली अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों ने 1 हेक्टेयर क्षेत्र में इस मॉडल को विकसित कर रखा है। उन्होंने इसको विभिन्न उसमें बांट रखा है, जैसे उसी 1 हेक्टेयर क्षेत्र को 0.1 हेक्टेयर मतलब 1000 स्क्वायर मीटर को मछली के तालाब खुदाई के लिए इस्तेमाल कर रखा है। इसी प्रकार से 0.7 यानी 700 स्क्वायर मीटर को उन्होंने फसल के लिए रख रखा है। बचे हुए पार्ट को फल, डेयरी और वर्मी कंपोस्ट इत्यादि के लिए विभिन्न उसमें बांट रखा है और उसमें हर इकाई को स्थापित कर रखा है। तो केवल एक जगह संपर्क करने पर उन्हें हर चीज का प्रशिक्षण मिल जाएगा और किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर वहां अगर जिले में मान लीजिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कोई संस्थान नहीं है तो निश्चित तौर पर हर जिले में आज की तिथि में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हैं। वहाँ के अध्यक्ष से या वहाँ के कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करेंगे तो इसके प्रशिक्षण की पूरी जानकारी वहीं इन्हें प्राप्त हो जाएगी। अलग अलग घटकों का प्रशिक्षण लेने के लिए अलग अलग जाने की आवश्यकता नहीं है, सभी प्रकार के विषय विशेषज्ञ वहाँ मौजूद हैं। और चूंकि ये प्रणाली भोजन, पोषक तत्व, आमदनी और रोजगार एक साथ सारी चीजें प्रदान करती है, इसलिए हमारे किसान भाइयों को पारंपरिक तरीके से खेती न करके समेकित फसल प्रणाली को अपनाना चाहिए। जैसे अगर वो देखना चाहें तो पहले उनकी इसी 1 हेक्टेयर जमीन से उन्हें मुश्किल से अगर आमदनी होती रही होगी तो 1.5 लाख रुपए के आसपास, लेकिन अगर ये समेकित फसल प्रणाली अपनाते हैं और उसमें विभिन्न घटकों को 8 से 9 घटक को इस्तेमाल कर सकते हो, वो देखना पड़ता है कि आपकी एरिया में क्या हो सकता है। जैसे कहीं अगर अधिक जल क्षेत्र की उपलब्धता है तो वहाँ मछली पालन किया जाए, यदि कहीं जल की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर मछली पालन को सजेस्ट नहीं किया जाएगा। और इस प्रकार से अगर वो करते हैं तो लगभग 4.5 लाख रुपए 1 हेक्टेयर से उन्हें प्राप्त हो जाता है और यानी कि कई गुना आमदनी बढ़ सकती है अगर किसान समेकित कृषि प्रणाली को अपनाए तो। इसके साथ ही यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी समेकित कृषि प्रणाली और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप भी अपने सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ते रहें। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं आज हम समेकित कृषि प्रणाली और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकते हैं टोल फ्री नंबर के जरिए या फिर ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। नारायण जी इस वक्त महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नारायण जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ जी मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। हाँ जी मैडम जी, मेरा सवाल ये है कि मधुमक्खी पालन करे तो कैसे करे? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। हाँ, इसका प्रशिक्षण रहता है क्या? जी हाँ, रहता तो कहाँ रहता है मैडम जी? ठीक है, डॉक्टर सिंह बताएं। मधुमक्खी पालन के लिए आपको आपके नज़दीक जो कृषि विश्वविद्यालय हो वहाँ पर महाराष्ट्र में, वहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं। आप प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं जी। वैसे इसका आप पहले अगर चाहें तो इसमें हमारे पास जो प्रजातियां उपलब्ध हैं मधुमक्खी की, उसमें सबसे अच्छी प्रजाति है आपकी जो ऑस्ट्रेलियन मधुमक्खी है, जिसे हम कहते हैं इटालियन मधुमक्खी। उसे हम पाल सकते हैं। उसका सबसे अच्छी खासियत क्या होती है, वो किसी भी प्रकार से आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगी। बाकी इसकी 3-4 प्रजातियां हैं, एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा और एपिस डॉर्सेटा। ये उतनी अच्छी उत्पादक नहीं है, इसलिए इनकी सलाह नहीं दी जाती। केवल एपिस मेलिफेरा एक इटालियन प्रजाति है जिसका अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो अपने नज़दीक के संस्थान से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में जहाँ भी आप अपने क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र आपके नज़दीक होगा या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान होगा। वहाँ से संपर्क करने के बाद आपको इसके प्रजाति का जो वो है न्यूक्लियस सीड वो मिल जाएगा और आप वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे। लगभग एक हाइव से लगभग 40 किलोग्राम तक शहद आपको एक सीजन में प्राप्त हो सकता है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जैसे हम फसल प्रणाली को संबद्ध कर रहे हैं एक दूसरे से, इससे जो परागण की क्रिया होती है इससे हमारी फसलों में और फलों में अन्य उसमें काफ़ी हद तक परागण अच्छी तरह होता है और जो फल होता है वो अच्छी तरह सेट होता है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है, जिससे हमें उत्पादन अधिक मिलने के साथ साथ गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्राप्त होता है। तो एक पंथ दो काज हो रहा है। अगर हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो साथ ही साथ फसलों का परागण बढ़ाएंगे और उसी के साथ हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप अपने क्षेत्र के कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान से संपर्क करेंगे तो वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। और कई प्रशिक्षण ऐसे हैं जो वर्ष भर में निःशुल्क दिए जाते हैं, अन्यथा बहुत नॉमिनल चार्ज पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो वहाँ से आप संपर्क कर लें। जी बिल्कुल। तो नारायण जी विस्तार से जाना आपने कि मधुमक्खी पालन के फायदे क्या है और इसके साथ ही आप किस तरह से इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मीणा आपसे जानना चाहेंगे कि मिट्टी के स्वास्थ्य को अगर दुरुस्त करना हो, बेहतर बनाना हो, तो इसके लिए किस तरह के उपाय किसानों के पास हैं? बिल्कुल, जैसा कि किसान भाइयों को अवगत है कि सबसे बड़ा तो देखो परीक्षण है, क्योंकि पहले अपन को जैसे कोई प्रबंधन करना है, पहले समस्या का आकलन करना, जानना ये बहुत जरूरी है। एक बार किसान भाई अपनी समस्या जान गए कि समस्या क्या है और उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से किस कारण से आ रहा है। जैसे मान लो कई जगह हमारी लवणीयता की प्रॉब्लम आ गई या क्षारीयता की आ गई या अम्लीयता की आ गई, तो इसका कारक क्या है। जैसे कि हम लवणीयता की बात करें तो भाई आपका जो है पानी से आ रहा है या आपका वहाँ जियोजेनिक जो उसके पेरेंट मटेरियल्स हैं इससे आ रहा है, या कोई अपनी जो कोई ऐसी प्रैक्टिस अपन लगातार कर रहे हैं जिसके कारण साल्ट उसमें लगातार ऐड हो रहा हो। तो ये चीज़ सबसे पहले हम उसकी जांच कराएं, जांच के आधार पे जो भी समस्या है उसका कारण जानें। ये दो चीज़ यदि किसान ने जान ली तो प्रबंधन बहुत आसान होता है। सबसे पहले अपन को उसका जो सोर्स है उसको रोकना है, जिससे अपन जितना प्रबंधन करें वो इफेक्टिव हो, आगे उसमें और कोई फर्दर उसमें नकारात्मक प्रभाव और ये साल्ट या जो भी समस्या है वो नहीं आए। दूसरा है एक पोषक तत्व आधारित।
जैसे हम कहते हैं किसान भाई क्या ना, लगातार जब से हम कृषि अपनाया, शुरू में किसान भाई ओनली यूरिया बेस्ड खेती करते थे, बाद में हमने डीएपी को भी ऐड किया। अभी भी हमारे मतलब 90% किसान आज भी वो सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में नहीं जानते, हमारे पोटास के बारे में नहीं जानते, हमारे सल्फर फर्टिलाइज़र के बारे में नहीं जानते, क्योंकि ज़्यादातर जो किसान हैं आप वो 2 उर्वरक आधारित खेती करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लगातार यदि रासायनिक उर्वरक हम उपयोग करें तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव कब पड़ता है? जब हम उसकी जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा मात्रा में यूज कर रहे हों और 1 या 2 ही हम उर्वरक यूज कर रहे हों। सपोज आपका किसान भाइयों के जैसे खेतों में आपका जिंक की आवश्यकता है, आयरन की आवश्यकता है, बोरोन की आवश्यकता है, लेकिन वो इसको छोड़ के और वो सिर्फ और सिर्फ यूरिया और डीएपी, जो अधिकतर किसान भाई डाई उसको बोलते हैं, इसी पे आधारित आप खेती करेंगे तो एक लंबे समय के बाद जाके उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी। तो हमारा जब आपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जिसमें आपका रिपोर्ट कहता है कि भाई इसमें ये 1 या 2 या 3 जो पोषक तत्वों की कमी है उनका आप प्रबंधन करें। देखो हमारे यहाँ दीर्घकालीन जो प्रशिक्षण क्षेत्र हैं जिसको हम लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, वो 50 साल अपना पूरा कर चुके हैं इस साल, और उनकी जो हमारे को जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो ये बोलती हैं कि जब भी हम रासायनिक और ऑर्गेनिक दोनों को मिक्स, जिसको हम जैसे अभी हम समय के लिए तो खेती की मैं बात कर रहे हैं कि आपको ऑर्गेनिक भी डालना है, आपको केमिकल भी डालना है, इस आधारित पे यदि हम खेती करें तो आज तक उनमें ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल भी बढ़ा है, उनका जो पोषक तत्व जो उनकी सप्लाई कैपेसिटी है वो भी बढ़ा है। तो ऐसा नहीं है। तो किसान भाइयों को सबसे पहले परीक्षण कराएं, परीक्षण में जो भी उनको मिला, जो एक्सपर्ट ने परामर्श किया उनको अडॉप्ट करें, उनको फॉलो करें, तो पक्का हम स्वास्थ्य प्रबंधन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो संस्तुतियां दी जाती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड में, अगर उसके आधार पर आप कृषि कार्य करते हैं और उन तरीकों को अपनाते हैं तो आप अपनी मिट्टी की सेहत बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं जो ईमेल के जरिए हमें मिले हैं। पुरुषोत्तम जी ने ईमेल भेजा है जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से, और इनका कहना है कि ये खेती के साथ साथ मछली पालन भी करना चाहते हैं और साथ ही मधुमक्खी पालन भी करना चाहते हैं। तो उनका सवाल ये है कि क्या इसके लिए मुझे सरकार की तरफ से किसी तरह की आर्थिक मदद मिल सकती है? जी डॉक्टर सिंह। हाँ, बहुत अच्छी तरह से सरकार की तरफ से सहायता है। जी। यदि आप अपनी जमीन पर तालाब खोद करके मछली पालन का कार्य करना चाहते हैं तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से दोनों से मिला करके लगभग 50% तक सब्सिडी का प्राविधान है। आपको अपने जिले के सहायक निदेशक मत्स्य से संपर्क करना होगा। वो उस परियोजना को बना करके और सरकार को सबमिट करेंगे। जब आप तालाब का निर्माण कर लेंगे तो आपको वो सब्सिडी आपके खाते में आकर के प्राप्त हो जाएगी। अब तालाब का निर्माण करने के लिए आपको कुछ सावधानी रखनी होगी। ऐसी जगह का तलाश करें जो थोड़ी सी ढलान युक्त जगह हो, जहाँ से पानी आसानी से निकाला जा सके और वहाँ पर लगभग 90% अच्छी मृदा हो, उसमें सैंड और ग्रेवल्स ना हो, मतलब कंकड़ पत्थर और रेतीली जमीन ना हो। ऐसी जगह में आप तालाब की खुदाई करें। यहाँ ये भी एक प्राविधान है गवर्नमेंट की तरफ से, वो लगभग 1 हेक्टेयर के लिए 7 लाख रुपए सैंक्शन करती है, जिसमें आधी लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए आपकी सब्सिडी का पार्ट होगा, बाकी आपको लगाना पड़ेगा। तो तालाब की खुदाई में भी सरकार के यहाँ से एक योजना है जिसके तहत आपको मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आप मछली के भोजन बनाने की इकाई स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो संतुलित आहार की इकाई स्थापित कर सकते हैं आप, उसके लिए भी सरकार की योजना है। उसमें जिस लेवल का आपको करना हो, छोटी इकाई करनी है तो 25 लाख में हो जाएगी, बड़ी करनी है तो 50 लाख में हो जाएगी, उससे बड़ी करनी है तो उसमें भी सब्सिडी का प्राविधान है। इस प्रकार से आप करने के बाद और वहीं अपनी तालाब के आसपास ही मधुमक्खी के बक्से को भी रख सकते हैं स्थान की उपलब्धता के आधार पर। जो भी 20-25 बॉक्स 1 हेक्टेयर के एरिया में आप किसी एक कॉर्नर पे रख लें। जब जाल चलाना होगा तो उसे आपको हटाना होगा, अन्यथा बंधे पर ही रखा जा सकता है। और उसमें इटालियन बी एपिस मेलिफेरा का पालन करें
तो दोनों को समेकित करके पालन करने से आपको अधिक आमदनी होगी। उधर अगर आप 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र में मछली का पालन कर रहे हैं तो लगभग आप ये मान के चलें आपको 40 से 50 कुंतल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त होगी। और इसे अगर आप मोटे तौर पर आप 150 रुपये प्रति किलोग्राम से अगर बेच दें तो आपको लगभग 7 लाख रुपए के आसपास की आमदनी होगी। और उसमें से आपका 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चे का निकाल दें। और पहले साल तो चूंकि खर्चा ज़्यादा होता है, तालाब की खुदाई का भी आपको लगाना है, जाल खरीदने में भी खर्च करनी है, मछली के बच्चे खरीदने में भी खर्च करना है, सबमर्सिबल पंप भी लगाना है, तो लगभग जो है आपका आमदनी और जो उत्पाद है वो मतलब जो लागत और आमदनी है वो बराबर हो जाएगी। लेकिन दूसरे साल से आपको 4 लाख रुपए या इससे अधिक आमदनी प्राप्त हो सकती है। यह निर्भर करता है कि आपका प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से किया गया है कि नहीं। यदि करेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। जी, तो पुरुषोत्तम जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक कॉलर का रुख करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोहर सिंह जी पिथौरागढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मनोहर जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैम। जी मनोहर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैम, मैं सुनाई दे रहा हूँ, लेकिन मैम मैं डीमैट को खत्म करना चाहता हूँ स्टेट में से, मतलब मिट्टी कहाँ चेक होगी? एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दे कृपया मनोहर जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही। जी, मिट्टी की जांच के बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर मीना। अच्छा, मनोहर सिंह जी, जैसे अभी हम जो इसके बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे कि मिट्टी की जांच क्यों आवश्यकता है, और आप जो उसके बारे में जांच रहे हैं, पता कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड की हम बात करें जहां से आप बात कर रहे हैं, तो जैसे उधर का आपका एरिया है, जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का बहुत उधर महत्व है, और जितना आकलन किया है तो उसमें आपका जिंक की भी कमी वहाँ पाई गई है, बोरोन की भी कमी है। और आप अपना खेत का टेस्ट कराएं। देखो कई बार क्या होता है कि हम जैसे स्टेट का डाटा लेके या डिस्ट्रिक्ट का डाटा लेके एक परामर्श करें तो उसमें बहुत सारे किसानों को मतलब उसका फ़ायदा मिलता है, बहुत बार नहीं मिलता। लेकिन हम कहते हैं यदि हर किसान अपना एक सैंपल लेके अपने खेत का एक सेपरेट, वो जैसे ऑलरेडी मृदा स्वास्थ्य कार्ड उनको मिला है, यदि उसका ऑलरेडी 2 साल या 3 साल हो गया तो फिर से उसको आप रिपीट कर सकते हैं। एक सैंपल लेके आप प्रयोगशाला से अप्रोच कर सकते हैं। उत्तराखंड में भी लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, तो वहाँ पे आप अपना सैंपल देके अपना स्वास्थ्य कार्ड बना के उसमें जो परामर्श की गई हैं उनको आप एडॉप्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। और ऐसा नहीं है किसान के पास एक ही थोड़ा सा जो हमें मिला देखने को, ये मिला कि उसमें थोड़ा पेशेंस नहीं होता। वो ये सोचता है पता नहीं मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, हम इनका बात ये कर लेंगे। लेकिन हम ये किसान भाई को हमेशा कहते हैं कि आप अपना एक खेत का 2 भाग बनाइए। एक में आपको जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जो परामर्श है उसको अडॉप्ट कीजिए, एक में आप अपना कीजिए। और आप देखिए आप उनका जो अपना वाला है उसमें लागत ज़्यादा आएगी लेकिन और प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन जो साइंटिफिक है, जो परामर्श किया है प्रयोगशाला में, उसमें उसका खाद बीज की जो लागत है वो बचेगी और पैदावार भी उसको उतना, उससे इवन कई बार ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल। तो मनोहर जी, उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं समेकित कृषि प्रणाली के बारे में, साथ ही हमारी बातचीत हो रही है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में भी। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, आइए कुछ सवालों को यहाँ पर शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है कमल सिंह जी ने। इनका कहना है कि ये राजस्थान के झालावाड़ से हैं और इनके पास 16-17 बीघा जमीन है, तो ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन सी फसल की बुआई करूं। तो डॉक्टर मीणा, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप इन्हें? बिल्कुल, देखो जैसा अभी तक जैसे हमारे डॉक्टर सिंह साहब ने भी बताया जी कि उनका जैसे जब वो रिपोर्ट अपना देखो जब टेस्ट कराते हैं या एक्सपर्ट से मिलके ये करें कि अभी तक उन्होंने क्या किया और उसका क्या किस डायरेक्शन में इम्पैक्ट हुआ, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें, क्या जो पहले 5 साल पहले मिल रहा था वो आज मिल रहा है या वो किस डायरेक्शन में गया। तो ये सब कुछ उसका आकलन करके एक्सपर्ट उनको सजेस्ट करेगा कि भाई आप जैसे सपोज अब बाजरा अब बात करें हम खरीफ में, तो खरीफ में यदि वो बाजरा आधारित ज्यादा चला तो अभी उसको कुछ लेग्यूम्स में जैसे ग्वार वगैरह उसे ले सकते हैं, जो वहाँ की जैसे पल्सेस हैं राजस्थान में वो ले सकता है। ऐसे ही आप रबी की बात करें तो रबी में जैसे ज़्यादातर वहाँ पे मस्टर्ड सरसों की खेती ज़्यादा की जाती है, तो इसके साथ साथ जैसे मान लो चना वो ले सकते हैं, या इनके आधारित पर यदि आपका पानी का और सिंचाई की सुविधा आपके पास है तो हम तो ये कहते हैं कि वहाँ पे आप कुछ सब्जियाँ या जैसे अभी हॉर्टिकल्चर की तरफ भी आप थोड़ा डाइवर्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास एरिया बहुत है। तो उसको ऐसा नहीं कि एक ही तरह की खेती आप कीजिए। आपका जैसे अभी डॉक्टर सिंह साहब बता रहे थे कि अलग अलग कंपोनेंट डॉक्टर सिंह से भी हम इस पर सुझाव लेंगे ताकि वो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। लेकिन एक सवाल ले लेते हैं, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश चंद गुप्ता जी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी गिरीश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैडम, तालाब बनवाया था उसको जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। जी जी, तालाब बनवाया था आपने? जी ठीक है। तो उसमें मछली वगैरह डाले थे जी, लेकिन पानी नीचे रुकता नहीं था उसमें। बस पानी डालो वो होता है, थोड़ा पानी कम होता है और मछलियाँ जिंदा नहीं रहती मैडम। अच्छा, तो डॉक्टर सिंह बताएं ऐसे में क्या सुझाव देना चाहेंगे आप इन्हें? मैं आपको आपके पास उपलब्ध संसाधनों से एक जो आप कह रहे हैं पानी रिसने की समस्या है आपके तालाब में जी, तो मैं आपको आपके पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उससे उसे ठीक करने की बात बता रहा हूं। अगर आपका तालाब लगभग 1 हेक्टेयर के आसपास का है या इससे छोटा है तो आप 2 ट्राली के आसपास बगास ले लीजिए, जो शुगर केन की बगास होती है, और उसमें लगभग 1 ट्राली गोबर की खाद डाल दीजिए और 6 से 7 कुंतल के आसपास, एक ये अनुमान है, कोई ये चूंकि ऐसा मेथड है जो हमने अपने यहाँ करके देखा है और सफलता मिली है, और उसे उसकी तली पर डाल दें तालाब के, और इसमें चाहे बैलों के द्वारा जुताई कर दें ये सब डालने के बाद, चाहे ट्रैक्टर से इसे जुताई कर दें, और इसमें पाटा लगाने के बाद फिर पानी भर दें। जी जी जी, आप देखेंगे कि लगभग 15 दिन के अंदर जितने भी पोर हैं, सीपेज जिससे हो रहा है वो चेक हो जाएगा। जी, और इसके समय बाद की कमी है गिरीश जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सुझाव पर अमल करेंगे। मैं चाहूंगी कि आप इस सवाल का भी जवाब दे दें जो मेल आया है, ईमेल किया है झालावाड़ राजस्थान से। 16-17 बीघा जमीन है इनके पास, तो कैसे सदुपयोग करें, आपका क्या सुझाव होगा? जी डॉक्टर सिंह। अच्छा, उसमें आप अगर देख रहे हैं जो भी पहले फसल आप ले रहे हैं
उससे कितनी आमदनी है ये आप थोड़ा सा अगर बता सकते हैं तो बताएं, अन्यथा मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आपकी आमदनी किसी फसल को लेने से ज़्यादा है तो आप उसी को उसमें जारी रखें, अन्यथा की स्थिति में समेकित फसल प्रणाली से किसी 2-3 घटक का इस्तेमाल करके जो आपके क्षेत्र विशेष के लिए आसान हो, जिसमें कोई आपको समस्या ना हो, प्रारंभ करें। जैसे मछली पालन के साथ बत्तख पालन या मुर्गी पालन। तो वर्ष भर आपको एक तो आमदनी प्राप्त होती रहेगी, दूसरे आपको रोजमर्रा के खर्चे, जैसे किसानों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या रोजमर्रा के खर्चे भी निकल जाएंगे इससे और आमदनी भी लगातार होती रहेगी। जी जी, उसका जी डॉक्टर देवी सिंह करने से जी जी बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। समय की कमी है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बताया कि किस तरह से किसान लगातार आमदनी प्राप्त कर सकते हैं समेकित कृषि प्रणाली से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही डॉक्टर मीणा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो विस्तार से जाना आज आपने कि किस तरह से मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन आप कर सकते हैं और साथ ही समेकित कृषि प्रणाली आपकी लगातार आमदनी के लिए किस तरह से बेहतरीन हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर बातचीत होगी वो है सूरजमुखी की खेती और इसके साथ ही विषय रहेगा ड्रैगन फ्रूट की खेती। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप हमें भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। नोट कर लें हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी और आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। साथ ही जानकारियों से भरपूर हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के